आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 1922 का एक ऐसा केस जिसको आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। साल 1863 में म्यूनिक जर्मनी के अंदर एक हिंटरकैफिक नाम का फार्मस्टेड बनाया जाता है। उस फार्म के अंदर रहती है एक फैमिली और उस फैमिली के अंदर होते हैं 6 सदस्य और एक मेड। वो फैमिली वहां पर अपनी लाइफ हंसी खुशी काट रही होती है। उस परिवार का मुखिया यानी कि हेड होता है एंड्रियस ग्रूबर, जिसकी एज होती है 63 साल, और उसकी एक बीवी होती है जिसका नाम होता है कजिलिया ग्रूबर, जिसकी एज होती है 72। उन दोनों के साथ उनकी एक विधवा बेटी भी रह रही होती है जिसका नाम होता है विक्टोरिया गैब्रियल, जिसकी एज होती है 35। विक्टोरिया के 2 बच्चे होते हैं जिनमें एक होती है बड़ी बेटी जिसका नाम होता है कजिलिया। कजिलिया की एज होती है 7 साल, और उसका छोटा बेटा जिसकी एज होती है 2 साल और उसका नाम होता है जोसेफ। अब धीरे धीरे करके आ जाता है साल 1922। साल 1922 के आने के बाद उस घर के अंदर उस घर की जो मेड होती है वो कुछ अजीब सी चीजें एक्सपीरियंस करने लग जाती है जो सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर रही होती है। जैसे कि जब वो रात को सोती है तब उसको एटिक में से फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। अब जिनको एटिक के बारे में नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। इंडियन हाउस होल्ड्स में बेसिकली टेरेस होता है, लेकिन इन लोगों के जो घर हैं आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या काफी लोग गए भी होंगे बाहर, तो इन लोगों के घर एक तो वुड के बने होते हैं और दूसरी चीज इनके घर पे टेरेस नहीं होती, रूफ होती है। और रूफ और फर्स्ट फ्लोर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको एटिक बोला जाता है, यानी कि अटारी। उस अटारी को ये लोग एज अ स्टोर रूम यूज करते हैं। तो उस मेड को जब भी वो सो रही होती थी अपने रूम के अंदर, उसको छत से यानी कि उस एटिक के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आती थी रोज रात को, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा घबराती थी। इतना ही नहीं, उस मेड को ये भी लगता था कि कोई इंसान उस फैमिली को और उस मेड को 24 घंटे वॉच करता रहता है। जब ये चीजें बढ़ने लगी और उस मेड को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा उस घर में, तब उसने इन सब चीजों की कंप्लेंट उस घर के हेड से जाके की, लेकिन उसकी सारी प्रॉब्लम्स को डिक्लाइन कर दिया गया, यानी कि उस मेड को ही पागल करार दिया गया। उस घर के लोगों के हिसाब से उस मेड के दिमाग में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो मेड 100% श्योर थी कि उस घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। यानी कि उस मेड को लगता था कि उस घर में किसी आत्मा का वास है। जब उसकी बातों को सबने ठुकरा दिया तब फाइनली उसने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि वो उस फार्म को छोड़कर जाने वाली थी। और उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने बोला कि मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, तुम्हें मरना है तो तुम मरो, और वो वहां से चली गई। एक्चुअली उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बट ऐसा सोचा जरूर होगा, क्योंकि किसे पता था कि उसकी बातें आगे जाके सच हो जाएंगी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। टाइम के साथ साथ उस घर का मुखिया वही सब चीजें एक्सपीरियंस करने लग जाता है जो वो मेड एक्सपीरियंस किया करती थी। जैसे कि एटिक में किसी के चलने की आवाज आना, 24 घंटे ऐसी फीलिंग आना कि कोई उन्हें दूर से छिप के देख रहा है। इनफैक्ट उस घर के मुखिया ने कुछ और ऐसी चीजें भी एक्सपीरियंस की जो उस मेड ने एक्सपीरियंस नहीं की थी। जैसे कि एक दिन उस घर के हेड यानी कि एंड्रियस ग्रूबर को उस घर के अंदर एक ऐसा न्यूज़पेपर मिला जिसको ना ही वो पढ़ता था ना ही उसके घर में कोई और। यानी कि वो न्यूज़पेपर एकदम स्ट्रेंज था उन लोगों के लिए। उस न्यूज़पेपर को देखने के बाद उसको लगा कि शायद न्यूज़पेपर वाला गलती से अपना एक न्यूज़पेपर उनके घर पे छोड़ गया है। बट बाद में पता चलता है कि ऐसा न्यूज़पेपर पूरे एरिया में कोई भी नहीं पढ़ता था। यानी कि उस न्यूज़पेपर को पूरे एरिया में किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया था। इतना ही नहीं, एक दिन मिस्टर ग्रूबर ने अपने एक नेबर को बताया कि कैसे उन्होंने अपनी फार्म की फ्रेश स्नो के ऊपर फॉरेस्ट से आ रहे फुटस्टेप्स देखे थे। यानी कि उन्होंने अपने फार्म की स्नो पर किसी के पैरों के निशान देखे थे जो कि जंगल से चलते हुए उनके फार्म की एक मशीन रूम के अंदर पहुंच रहे थे। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि कभी उन्होंने ये सारी बातें पुलिस को नहीं बताई। जो भी उनके घर में हो रहा था उसकी डिटेल, उसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को नहीं दी। और कोई उनको अगर कहता भी था ना कि आपको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, तो वो टोटली रिफ्यूज कर दिया करता था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंस वाली बात है। चलो मैं अब आपको लेके चलती हूँ 31 मार्च 1922 की तरफ। अब क्योंकि उनकी एक मेड 6 महीने पहले ही छोड़ के जा चुकी थी, तो उनको अब न्यू मेड की जरूरत थी।
अब उन्होंने 31 मार्च की आफ्टरनून को एक नई मेड हायर कर ली। उस नई मेड का नाम था मारिया बॉमगार्टनर। मारिया की सिस्टर उसको वहां पे छोड़ने आई थी और वो कुछ देर तक फार्म पर उसके साथ ही रुकी, जिसके बाद वो चली गई। अब आप इसे मारिया की बदकिस्मती समझ लो या फिर ऑलरेडी लिखी हुई चीज, जो मारिया उस काले दिन उस घर पे काम करने पहुंच गई। और तो और मारिया ही वो आखिरी इंसान थी जिसने उस फैमिली को आखिरी बार जिंदा देखा था। पिछले कई महीनों से जैसे उस घर में अलग अलग तरीके की चीजें हो रही थी, वही सेम चीज मारिया ने भी उस रात एक्सपीरियंस की। उसे एटिक में से फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद रातों रात वो परिवार न जाने कहां गायब हो गया। अब 31 मार्च बीत जाता है। 31 मार्च बीतने के बाद 1 अप्रैल आ जाता है और 1 अप्रैल को हिंटर कैफे फार्म पर कुछ कॉफी सेलर्स आते हैं। वो कॉफी सेलर्स उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोलने कोई भी नहीं आता, जिसके बाद वो लोग उस दरवाजे के पास खड़े होकर काफी देर वेट करते हैं। वेट करने के बाद भी जब उन्हें लगता है कि अभी भी कोई नहीं आने वाला, तब वो पूरे फार्म की छानबीन करते हैं और उनको पूरे फार्म पर कोई भी नजर नहीं आता सिवाय फार्म एनिमल्स के। अब धीरे धीरे करके 3 और दिन बीत जाते हैं और 4 अप्रैल आ जाता है। 4 अप्रैल को उस फार्म पर एक असेंबलर आता है जिसका नाम होता है एल्बर्ट हॉफनर। एल्बर्ट वहां पे फार्म की एक मशीन ठीक करने आया हुआ होता है, लेकिन उसको भी फार्म पर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी वो कुछ देर वेट करके अपना काम करना शुरू कर देता है और उसे वहां की एक मशीन ठीक करने में कम से कम 4.5 घंटे लगते हैं, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। क्योंकि 4 दिन से उस पूरी फैमिली को किसी ने भी कहीं भी नहीं देखा होता, इसीलिए सबको शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं उस फैमिली के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। क्योंकि पिछले 4 दिन से सिसिलिया बिना किसी रीजन के स्कूल नहीं आ रही होती और जो चर्च होता है पास का, वहां पे भी वो फैमिली प्रेयर के लिए नहीं जा रही होती। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा शक होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद सेम डे यानी 4 अप्रैल को कुछ लोग 3:30 बजे उस घर के पास पहुंचते हैं और उस घर की छानबीन करने लग जाते हैं। छानबीन में उनको कुछ ऐसी डिस्कवरीज होती है जिनके बाद उनके होश उड़ जाते हैं। उन लोगों को उस फैमिली फार्म के बान यानी कि खलियान में मिलती हैं 4 लोगों की लाशें, और वो लाशें और किसी की नहीं, विक्टोरिया गैब्रिएल, उसके पेरेंट्स और उसकी बच्ची की होती है। उन लाशों का बुरा हाल हो रखा होता है। इतना ही नहीं, उस फैमिली फार्म के लिविंग क्वार्टर्स में उन लोगों को मिलती है उस नई मेड और उस 2 साल के छोटे बच्चे जोसेफ की लाशें। इस शॉकिंग डिस्कवरी के बाद वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगता है कि उस फैमिली फार्म पे मर्डर के बाद जिसने भी उन लोगों का मर्डर किया था, वो 4 दिन तक उसी फार्म पे रहा था। उसने एनिमल्स को अच्छे से फीड किया था और आराम से अपना खाना पीना खा रहा था उन्हीं लाशों के बीच बैठकर। अब किसी को नहीं पता होता कि मर्डर किसने किया है, लेकिन लोगों के अनुमान के हिसाब से मर्डर कुछ इस तरीके से हुआ होता है। जो भी इंसान उस घर में इतने टाइम से रह रहा होता है छुप छुप के, वो डिसाइड करता है कि 31 मार्च को उस फैमिली को मार डालेगा और उसके लिए वो एक प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग कुछ इस तरीके से होती है। अब मैं जो भी आपको चीजें बताने वाली हूँ ये सिर्फ एक अनुमान है, इसके ठोस सबूत नहीं है कि एग्जैक्टली सारी चीजें ऐसी हुई होगी। तो बेसिकली इस केस के बारे में जो भी आर्टिकल्स हैं उनमें यही लिखा हुआ है। बेसिकली उसने क्या किया होगा, उसने उस फार्म के एनिमल्स का यूज किया होगा उस फैमिली को उस घर के बाण में बुलाने के लिए। उसने उस फार्म के एनिमल्स को छेड़ दिया होगा, जिसके बाद एनिमल्स ने आवाजें लगाई होगी। उनकी आवाजें सुन के पूरी फैमिली उस फार्म के खलियान में पहुंच गई होगी स्टेबल के थ्रू, जिसके बाद उस मर्डरर ने उस फैमिली को पकड़ लिया होगा और एक मेटॉक नाम के टूल से उस फैमिली पे हमला किया। उसने उन सबके सर पे हमला किया था, जिसके बाद एक एक करके वो पूरी फैमिली मर गई। लेकिन जो 7 साल की छोटी बच्ची थी वो बेचारी घंटों तक जिंदा रही थी। ये चीज पोस्टमार्टम में निकल के आई थी। इनफैक्ट वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी कि उसने अपने बाल खुद अपने हाथों से नोच के उखाड़ दिए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी सारे सस्पेक्ट्स निकल के सामने आए, लेकिन आज तक पता नहीं चला उस फैमिली का मर्डर किस इंसान ने किया। इन मर्डर्स के पीछे एक ये भी कहानी है कि जो विक्टोरिया होती है उसका चक्कर एक आदमी से चल रहा होता है, और विक्टोरिया का जो बेबी होता है जोसेफ, वो एक्चुअली विक्टोरिया के हस्बैंड के मरने के बाद होता है और उस आदमी को लग रहा होता है कि वो बेबी उसका है, बट एक्चुअल में कहानी कुछ ज्यादा ही डार्क है।
हर जगह पे ये रूमर फैला हुआ होता है कि विक्टोरिया का अपने खुद के फादर के साथ गलत रिलेशनशिप होता है, यानी कि वो बच्चा उस आदमी का नहीं, विक्टोरिया के फादर का होता है। और जब ये बात विक्टोरिया के बॉयफ्रेंड को पता लगती है, तब वो गुस्से में आके पूरा प्लान आउट करके उस फैमिली को जान से मार देता है। ऐसी थ्योरी बनाई गई है, बट एक्चुअल में नहीं पता आज तक कि किसने उस फैमिली को मारा है। इस केस के बारे में एक और बहुत अजीब चीज है, और वो ये है कि जब उन सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, तब उन सभी का हेड रिमूव कर दिया गया था, और गलती से फॉरेंसिक वालों से उन सभी बॉडीज के हेड खो गए थे। इतना बड़ा और मिस्टीरियस मर्डर होने की वजह से हिंटर कैफे फार्म को सब हॉन्टेड मानने लग गए थे, तो इसीलिए वो जो घर था उसको गिरा दिया गया और उसकी जगह उस फैमिली की याद में एक छोटा सा मॉन्यूमेंट बना दिया गया।